नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास बातचीत सीधा एसकेएसएस ओल्ड एज होम सोनीपत से। यह इंटरव्यू एसकेएसएस के डायरेक्टर के साथ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही खुलकर और दिल से अपनी बात रखी है। यह एक बिना कट-पिट की गई बातचीत है, सीधी, सच्ची और उनके ज़िंदगी के अनुभवों से जुड़ी हुई। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबान। ऐसा है कि ये बात है फरवरी 1990 की। और मैंने पुलिस का फिजिकल और रिटन सारे टेस्ट कर लिए थे। इंटरव्यू का दिन था। उस दिन मैं जब दिल्ली बस स्टैंड पे उतरता हूँ तो मेरे को दो बुजुर्ग मिलते हैं। दोनों यूपी के थे और दोनों सेम शक्ल के थे। उन्होंने उतरते ही वो सीधे मेरे पास आए। मैं बस से उतरा तो मेरे पास आए। आने के बाद वो बस सीधी अपनी कहानी सुनाने लगे। और उनकी कहानी सुनते सुनते मतलब मैं उन्हीं की कहानी में बिजी हो गया। मैं उस दिन अपना इंटरव्यू बोलूँ और वहाँ से उन्हीं को बस में बैठा के और बस स्टैंड पे उस टाइम में एक नंबर पे लगती थी गुहाना खरखोदा में। तो मैं उसी बस में बैठ लिया और खरखोदा आए तो वहाँ पे मेरे मौसा जी थे, वैद तारा सिंह जी। उनका काफ़ी बड़ा मकान था। मैं उनके पास गया, भाई मेरे को मतलब मकान चाहिए जिसमें मेरे बुज़ुर्गों को रखना है। तो मौसा जी ने मेरे को मकान दे दिया, दो कमरे दे दिए, लेटरिन बाथरूम कोई सारा सेटअप दे दिया। बस उसी दिन से ये स्टार्ट 19 फरवरी 1990 को ये स्टार्ट हो गया था। और अब इसको ये मान लो 35 साल हो गए। 5-4 दिन में 36वां साल शुरू हो जाएगा। और इस 35 साल के दौरान हमारे पास 500 से ज़्यादा बुजुर्ग आए, जिनको हमने रखा है, उनकी सेवा पानी भी की है, देखभाल भी की है, दवाई बूटी, मतलब हम हर तरह से बुजुर्गों की अपनी तरफ से कोई कमी रहने नहीं दी। हमारी संस्था में आज भी एक बुजुर्ग है जो 101 साल का हो रहा है। और वो स्टार्टिंग में जब हमने आश्रम शुरू किया था खरखोदा में, उस टाइम और रसोईया था। फिर जब उसका मन ये हुआ कि भाई तेरे बस का काम नहीं, तो उसने काम मतलब रसोईया का अपना छोड़ के और अब हमारे पास उस दिन से ले गए 35 साल से लगातार वो बुजुर्ग हमारे साथ हैं। और हमारी इस संस्था में जो वृद्धाश्रम हम चला रहे हैं, अब भी इसमें 4 स्टेटों के बुजुर्ग हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब। देखिए, जब हमें पता लगता है तो हम भी लेके आते हैं, और नहीं तो तकरीबन बुजुर्ग अपने आप आते हैं। क्योंकि परिवार को कोई भी छोड़ के खुश नहीं है। ये तो हालात ही ऐसे बनते हैं कि परिवार को छोड़ना पड़ता है। हमारे पास जैसे बुजुर्ग आए हैं, उनमें से कई बुजुर्ग तो ऐसे आए हैं जिनके लील पड़े हुए, कुत्तों ने पीटे हुए। तो इस तरह से मतलब जब ये परिवार से नहीं बनती तभी इंसान घर छोड़ता है, उससे पहले नहीं। देखिए, कुछ तो गवर्नमेंट हमें देती थी, भारत सरकार। और भारत सरकार ने हमें फरवरी 95 से ग्रांट देनी शुरू की थी। उसके बाद 99 2000 2 साल की नहीं मिली। और उसके बाद फिर आगे आ जाओ 15 16 17 18 4 साल की ग्रांट हमें यहाँ मिली। तो फिर भी मतलब हमने आश्रम को बंद नहीं होने दिया। जैसे मेरी अपना खेती बाड़ी भी है, 5 एकड़ ज़मीन मेरे नाम भी आती है। उस पर मैंने किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करा के और वहाँ से लोन लेके इसको चलाए रखा। देखिए, उनको मदद देना तो हमारा ही काम है। ज़्यादातर हम ही अपनी तरफ से उनकी हर जो ख्वाहिशें हैं, जो उनको ज़रूरत का सामान है, दवाई बूटी, सारा हम बंदोबस्त करते हैं। दवाई वाली जहाँ तक बात है, हमारी संस्था वृद्धाश्रम के साथ साथ डोनेट बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स का भी काम करती है, जिसमें हमने अब तक 27 लोगों की कंप्लीट बॉडी डोनेट की है, सभी की आंखें डोनेट की हैं। और जितने भी आसपास हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें जब हम किसी भी बुज़ुर्ग को भेजते हैं तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई कोई आम आदमी की तरह पड़ा है पड़ा रहेगा, नहीं, क्योंकि हमने उनको बॉडियाँ दी हैं। तो आज के दिन बच्चे रिसर्च करते हैं, उनके लिए इसलिए किताब हमारी बॉडी होती है। ऑल इंडिया महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर, एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना और महर्षि मार्कंडे अम्बाड़ा, ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे हमने अब तक 27 बॉडी डोनेट की। चेंज वाला तो मैम ये स्टार्टिंग में जो था ना, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं उस दिन इंटरव्यू भूल गया अपना, नहीं तो मैं भी आज पुलिस में लगा हुआ होता। तो जब समय आता ना इंसान का, तो कहते हैं ऊँट पर बैठे ने कुत्ता पाड़ लेगा। कुत्ता इतना छोटा है और ऊँट इतना बड़ा है, कैसे काटेगा? क्योंकि उसका समय आता है।
और वही समय मेरा था। मेरे को मतलब वो जो बुजुर्ग मिले उन्होंने अपनी बातें शुरू की, बस मन को इतना मतलब झंझोड़ने वाली बात होगी कि मैं उन्हीं की बातों में ख्यालों में बिजी होकर उनको लेके आश्रम शुरू कर दिया। ये तो हमारे रीत है लोगों की। आप कैसा भी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, हर जगह उसके अपोजिट में लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो बॉडी डोनेशन का कराते हैं, अंगदान शरीर दान का, उसमें भी हमारे पास हमारे खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी हुई कि ये तो बुजुर्गों को स्लो पॉइजन देते हैं, फिर इनके मरने के बाद इनके अंगों का व्यापार करते हैं। तो ये कोई आम बात थोड़ा है कि पेचकस तो यहाँ तक खोले वहाँ लगा दी। ये तो डॉक्टर हैं जो वही तो करेंगे ना। हमारा काम जागरूकता है भाई, मरने के बाद जहाँ मिट्टी बना रहे हैं अपने अंगों का शरीर का दान कर दें, तो उससे बच्चे कुछ अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आने वाले समय में हमें अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। आज की स्थिति पूरे इंडिया की ये है कि सपोज करो 100 बच्चों को डिग्री मिल रही है, तो उसमें से 50% बच्चे वो हैं जो टीवी पे रिसर्च होते हुए देखकर डॉक्टर बन गए। और जो इस तरह डॉक्टर बन रहे हैं वो जब हकीकत में आएंगे तो अंदाजा लाओ क्या उनकी स्थिति होगी। बुजुर्गों की कहीं पे बुजुर्गों की कमी है, कहीं पे परिवार की कमी। जब दोनों तरफ से सेटलमेंट नहीं होती, कुछ बुजुर्गों की अपनी आदतें हैं कि नहीं तूने ये काम नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, अपनी जब वो मोनोपॉलिसी चलाते हैं, और आज के दिन मतलब ये पॉलिसी चल नहीं रही। क्योंकि आप अंदाजा लाइए, आज के दिन 3-4 साल का बच्चा है उसको ये मोबाइल चाहिए, और मोबाइल हटाते ही वो रोना शुरू कर देगा। और बड़े होने के बाद तो जो अब जनरेशन चल रही है, ये मेरे ख्याल रात 2-2:30 बजे पहले सोती भी नहीं। हमारे टाइम में सुबह उठाते थे 4-5 बजे, ले पढ़ ले। अब पढ़ने का टाइम उनका रात का है। पड़ोसी पड़ोसी को जान पहचान नहीं रही, क्योंकि हमारे पास जो बुजुर्ग है ना, उनके सबके बच्चे कम से कम 5-6 से लेकर 10-12 तक है। ये जो मैं अब की स्थिति बता रहा हूँ। और उसमें से ये है कि एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, कोई तो बच्चा है जो संभाल रहा है। स्थिति तो आगे आएगी भयानक जब हम यहाँ पर रुके हो ना, हम दो हमारे दो यहाँ पे। और इन दोनों का आज के दिन आप नेचर देख लो, इनका सिवाय मोबाइल के और अपने परिवार के, खुद मम्मी पापा को इतना इंटरेस्ट नहीं उनका कि मतलब इनकी कोई बात सुनो। तो पड़ोसी या रिश्तेदार कौन रहेगी। आने वाली जो स्थिति आएगी वो बड़ी भयानक आएगी बुढ़ापे की। ये वही स्थिति होती है ना, मतलब ये और कोई नहीं मार रहा है उसको, ये उसके अपने बच्चे मारते हैं। और यही जब तक तो ही जाके मतलब ये स्थिति होती है कि उनको आश्रम में आना पड़ता है। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह मैंने बुजुर्ग देखा, उसकी स्थिति की वीडियो बना के हमारे पास भेज दो, उसके बाद कार्रवाई हम खुद करेंगे। और यही नहीं, जैसे हमारी संस्था में बता रहा था कि वृद्ध आश्रम है, दूसरा हमारा डोनेट बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स का है, और तीसरा ये है कि जो रोडों पे लावारिस होते हैं मंदबुद्धि टाइप के, उनको भी हम उठाते हैं। लाचार बीमार ऐसा है जो प्रभु जी होते हैं, उनको भी हम उठाते हैं। ये भी हमने अब तक 227 लोग उठाए। तो इंसान कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, हालांकि मतलब परिवार से अटैच ना हो, रोड पे घूमने वाला हो, तो उसकी बेसिक वीडियो हमें दो, उसका हम बंदोबस्त कराते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 94-163-15-545, 94-163-15545। इस पे हमारी आती भी है। शहर में कोई सा ऐसा थाना नहीं जिनके पास जब ये 112 की कॉल आती है, जैसे कोई पागल महिला है, 112 पे आपने फ़ोन कर दिया तो वो सीधा थाने में जाएगी। थाने वाले भी जब लेके जाते हैं मतलब उसको, तो अंदाज़ा लाते हैं हम क्या करें। तो उनकी वीडियो भी मेरे पास आती हैं, और मैं फिर एम्बुलेंस बुला के और उनके थ्रू उसकी डॉक्टरी और डीडी बनवा के फिर उसको भेज। जैसे मैंने बताया कि हमने अब तक 227 लोग आसपास के एरिया से हमने उठाए। ये वही हैं बीमार ऐसा है लाचार प्रभु जी जो रोडों पे घूमते हैं, जिनको यही नहीं पता कि तुम इंसान भी हो कि नहीं। हमारे पास जब कोई भी बुजुर्ग आता है ना, तो हम तो उसको अपनी तरफ से दवाई बूटे लगा के ठीक कर लेते हैं। और अगर कहते भी हैं भाई अपने बच्चों के खिलाफ आप एप्लीकेशन दो थाने में, तो कहते जी हम नहीं देंगे। इनकी अपनी सोच है, मतलब पिटने के बाद भी अपने बच्चों से लगाव इनका सेम है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल हमारे अटैच है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की बीमारी हो। बल्कि हॉस्पिटल वाले तो ये कहते हैं कि जितने भी हैं भेज दो। हमने कई बार उनकी बस आई है
उसमें 15-15, 20-20 बुजुर्गों को भेजा है, भाई इनके सारे चेकअप कर लो, जिसका खांसी है चाहे थोड़ी ही कोई दिक्कत है, उनकी सारी चेकअप करके फिर वो खुद छोड़ के जाते हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई बीमारी होगी या कुछ हो गया, उसके लिए बंदोबस्त ऊपर वाले ने ऑटोमेटिक किए। बाकी उनसे भी हम बातचीत करके उनका ही मायूसपना दूर करते हैं, और वो सब हमें बैठ के अपना बढ़िया टाइम पास करते हैं। दिन गुजारने के लिए जैसे कुछ तो ताश खेलते हैं, कुछ टीवी वगैरह देखते हैं, कुछ घूमने निकल जाते हैं आसपास में। अब भी निकले हुए हैं, अब आप देखोगे सारे नहीं मिलेंगे, ये अपने खाने के टाइम पे या चाय पानी के टाइम पे मिलेंगे। क्योंकि हमने मतलब जैसे आश्रम खोल रखा है, तो हमने ये नहीं कि इनको जेल बना रखा है, इनको बाहर से कुंडी लगा दी कि किसी को नहीं जाना। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई आओ कोई जाओ, ना आने वाले को रोकते हम, ना जाने वाले को रोकते। अब मेरे आश्रम को 35 साल हो गए, अभी 5-7 दिन में 36वां साल लग जाएगा। विचार जो हमारा रहता है वो यही रहता है कि जैसे नंबर एक तो इस तरह के जो काम करते हैं ना, वो लोग बहुत चंदा काटने जाते हैं। मैं या हमारी संस्था का आज तक कोई भी आदमी शहर में पर्ची लेके किसी से मतलब अनुदान लेने के लिए नहीं गया। और इसी का यही कारण है कि हमारी जो बिल्डिंग है 35 साल से वो किराए की बिल्डिंग है। हमारे मन में तो बस एक ही है, भाई कहीं न कहीं से ज़मीन का बंदोबस्त होके और इनका अपना आशियाना बन जाए। उससे ज़्यादा हमने ये भी नहीं कि भाई पैसा चाहिए। सही मायने में इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए है, ये उसके पास है ही है। जो हमारी दुनिया की भीड़ लगी हुई, वो पैसे के पीछे क्यों लगी हुई? क्योंकि सबको पैसा चाहिए। इस पैसे ने भाईचारा, रिश्तेदारी, दोस्ती सब खत्म कर दिया। अब तो ये हाल हो गया कि आप किसी को पैसा दे के वापस लेके दिखा दो, और सबको पैसा चाहिए। क्या अपने बच्चों के लिए आपके माँ बाप हैं, आप पे पैसा लगा रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं, कभी ये बोलते हैं कि वापस दे दे? नहीं ना। ये स्थिति अगर पड़ोसी को 10 रुपये दे दियो भी, अगले दिन याद आओगे भाई दे दे वापस। तो इंसान अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो लगा हुआ है। हम आश्रम जरूर चला ले हैं, और इनके रोटी कपड़े मकान का ही बंदोबस्त कर रहे हैं, मतलब उससे थोड़ा उभर के हम पा नहीं लिए। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अब तो ये किराए की बिल्डिंग है, हमारी चौथी किराए की बिल्डिंग है 35 साल में। और किराए की बिल्डिंग में हम वो सुविधा देने में असमर्थ रहते हैं। जैसे यूँ मान लो महीने में एक दो आदमी हमारे पास जरूर आता है कि हमें अलग से कमरा चाहिए। कमरा तुम बनवा लो, पैसे हम दे देंगे। भाई बनवाए तो तब ना जब हमारे पास ज़मीन है, हम तो पहले ही किराए की बिल्डिंग में हैं। तो इस तरह की जो मन में उचट रहती है, वो तो हो सकता है मिटे ना मिटे, बाकी अपनी तरफ से कोशिश है। क्योंकि कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनको हर फैसिलिटी चाहिए, एसी रूम चाहिए, खाने पीने का बंदोबस्त उनको स्टैंडर्ड हिसाब का चाहिए। तो कर तो हम देंगे, मगर वो तभी होगा ना जब अपनी बिल्डिंग होगी। किराए की बिल्डिंग में कब तक उठाए फिरेंगे? देखिए, आता है कोई भी बुजुर्ग आता है, हम उसका पूरा इंटरव्यू लेते हैं। भाई किस स्थिति में आए हो, कितने बच्चे हैं परिवार में, कि आपकी घरवाली है कि नहीं है, उन्होंने तेरे साथ क्या सलूक किया। तो उसकी सारी स्थिति का पता करके हम तभी एडमिशन करते हैं। देखिए, उनके लिए मैं यही मैसेज कर देना चाहूँगा कि हमारी अपनी बिल्डिंग और ज़मीन में मदद करें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बुजुर्गों की तो हम 35-36 साल से सेवा में लगे हुए हैं। और ये भी है हमारा वादा कि शहर का या आसपास का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता भी इस संस्था के आदमी आए थे चंदा लेने के लिए, हम कहीं नहीं गए। हम तो यहीं से अपना लोन लेके ही बुजुर्गों की सेवा पानी कर रहे हैं। मगर अब ये लगता है कि अगर अपना आशियाना हो जाए, तो और उन बुजुर्गों को भी हम सहायता दे सकते हैं जिनको हम नहीं दे पाते। देखिए, परिवर्तन तो हमारे पास कोई भी बुजुर्ग आता है, हम उसको समझा के मतलब ऐसा करते हैं कि वो परिवार का ध्यान ना करे, और यहाँ अपने खाए पिए मौज मस्ती करे। और इसमें भूल रहे हैं, क्योंकि ये मजबूरी भी हो जाती है इंसान की। भाई घर में जब रोटी पानी उसको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो अब यहाँ से भी छोड़ के जाएगा तो जाएगा कहाँ? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हर बुजुर्ग, आज बुजुर्ग वो हैं, कल उनको होना है जिनको हम बुजुर्ग देख रहे हैं। उनका अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जब हम बुढ़ापे में आएंगे,
वो हमारा भी ख्याल नहीं करेगी। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई अपने बुजुर्गों की सेवा पानी करें। वो बोलते हैं ना कि पेड़ बड़ा हो गया और पतझड़ भी हो गया, उस पर कोई वो नहीं है, ये पत्ते बोलते हैं जिसको, पत्ते नहीं है, मतलब वो फिर भी कहीं न कहीं से छाया तो दे ही रहा है। और जो वो बुजुर्ग हमें जो दिशाएं दिखाते हैं वो हमें नहीं मिलती, हम नहीं ढूंढ पाते उनको। जो उनके पास उस चीज़ का खजाना है वो बुजुर्गों के पास ही है। इस बातचीत को सुनकर हम सबके मन में एक बात जरूर आती है कि अगर मन में इच्छा हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। हम एसकेएसएस ओल्ड एज होम के डायरेक्टर आनंद कुमार जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना अनुभव और समय हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है कि आपको भी इस बातचीत से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।